लग रहा है चैप्टर के रिगार्डिंग? तुम्हें क्या लगता है, टफ है क्या अभी? सर अब बेटर है। क्योंकि अभी ना सर्कुलर मोशन बाद में आ रहा है ना, क्योंकि सर्कुलर मोशन में भी यूज है वर्क फॉर एनर्जी का। तो एक बार फिर से कंसेप्ट रिवाइंड हो जाएगा बहुत कुछ। तो अगर तुम्हें लगता है कि अभी भी कुछ कहीं कुछ रह गया है, या तुम्हें लगता है कि अभी और टाइम लगाना चाहिए, तो अभी और टाइम लगेगा, इसके ऊपर लगाएंगे और टाइम। और सबसे अच्छा तरीका तो ये होता है कि तुम अगर मिनिमम जो कंसेप्ट है तुम सीख लो, उसके बाद प्रैक्टिस करो। वो तुम्हारे कंसेप्ट को अपने आप बिल्ड करता है अच्छे से, है ना। तो डीसी पढ़नी कंप्लीट हो गई, तो मैं आज एलन की शीट शेयर करूँगा, वो शायद सबके पास नहीं होगी। वो शेयर करता हूँ मैं आज, है ना। वो प्रैक्टिस करो तुम, 2 दिन का टाइम तुम्हारे पास होगा, 2 दिन में उसको कंप्लीट कर दो, आज और कल। क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि 2 दिन में सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद फिर तुम लोग सर्कुलर मोशन पर फोकस करो। ये लास्ट वीक है जिसमें से एक दिन चला गया है, और संडे मंडे टेस्ट होगा। संडे तो मंडे होगा शायद, तुम्हारा टेस्ट मंडे को होता है। मंडे को टेस्ट होगा, मतलब नेट नेट 6 डेज हमारे पास है। तो 6 डेज में हमें सर्कुलर मोशन भी कंप्लीट करना है, इसके डाउट्स भी करने हैं, थ्योरी भी करनी है, वर्क पर एनर्जी का भी असाइनमेंट करना है। मतलब इस वीक तुम पर प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा। तो माइंड मेकअप करो कि तुम्हें इस वीक फिजिक्स पर ज़्यादा काम करना है। जैसे तुम यूजुअल टाइम देते आए हो, उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है। कि आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, शायद तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि सर्कुलर मोशन में मतलब बहुत सारे कंसेप्ट हम लगा चुके, बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके। नया सीखने का कुछ भी नहीं है। उसी चीज़ को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, सर्कुलर मोशन हो जाता है। सर्कुलर मोशन में सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि सर्कुलर मोशन होता क्या है, मतलब तुम किस पाथ को सर्कुलर मोशन कहते हो, किस पाथ को कहते हो सर्कल? बोलोगे? सर जब वेलोसिटी टेंजेंशियली चेंज हो। तो और बेसिक बताओ, और बेसिक जाओ, और अंदर तक जाओ कि मिनिमम क्या बोल सकते हो तुम। ये तो बहुत एडवांस चीज़ हो गई। इतना तो मतलब मैंने सोचा भी नहीं तुम बता दोगे। तुम कोई छोटी सी बात, सबसे छोटी बात बता, सर्कुलर मोशन के बारे में बता सकते हो कि सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल अगर है, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या सबसे स्पेसिफिक, सबसे फंडामेंटल चीज़ तुम्हें दिखाई देगी? फोर्स सेंटर की तरफ लगता है। क्या? सेंटर की तरफ? फोर्स लगता है उस पे। ये तो बहुत आगे आगे की बातें बता रहे हो तुम। हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होती है। हर पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज होती है, हर पॉइंट पर वेलोसिटी डायरेक्शन टेंजेंशियल होती है। सबसे पहली चीज़ ये है कि सर्कुलर मोशन में पार्टिकल एक फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम डिस्टेंस पर रहता है। पहली चीज़ ये है कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। ऐसा कोई मोशन जिसमें पार्टिकल, ए मूविंग पार्टिकल, हमेशा एक फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर रहता है, चाहे वो कहीं चला जाए। सेंटर से वो उसका डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। तो कहीं भी घूमता रहे, किधर भी जाए, वो उसकी मर्जी है। कहते हैं घूम ले जितना घूमना है, बस सेंटर से डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। तो वो जो बात होगा ना, वो जो लोकस होगा, वो सर्कुलर मोशन होगा। तो सर्कल में खास बात ये होती है। सर्कुलर मोशन अब तक हम लोग पढ़ते आए हैं कि सर ये मोशन ट्रेजेक्टरी होगा अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर तुम फोर्स लगा देते हो। जैसे तुम्हारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तुमने वेलोसिटी दे दी, और उसके बाद ग्रेविटेशन की फ्री फॉल हो गया, वो तुमने उसको फेंक दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्रॉम सम हाइट, कुछ हाइट पर जाने के बाद, और उसका फ्री फॉल मोशन हो गया। तो उसका जो रिजल्टेंट मोशन है, जो उसकी ट्रेजेक्टरी हमें दिखाई देती है, जो पाथ हमें दिखाई देता है, वो है पैराबोलिक। उसको हम लोग पैराबोलिक बोलते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि सर्कुलर मोशन कब होगा? ऐसे कुछ आइडिया है तुम लोगों को? अगर हम बात करें कि एक्सेलरेटेड मोशन कब होगा, तुम बता दोगे मुझे कि जब पार्टिकल एक लाइन में मूव करे और फोर्स उसी की सेम डायरेक्शन में हो, तो एक्सेलरेटेड होता है। अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिटार्डेड हो जाता है। कुछ एंगल पर हो तो पैराबोलिक हो जाता है। क्या पता है तुम लोगों को सर्कुलर मोशन कब होता है, कि पार्टिकल सर्कल में कब मूव करेगा? पार्टिकल स्ट्रेट लाइन है ना, मैं लिख देता हूँ थोड़ा थोड़ा, देखो। देखिए सर्कुलर मोशन,
ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री मतलब समझते हो ना, ऑफ ए मूविंग पार्टिकल is said to be circle if its distance from a fixed point is fixed point is always same. अगर ऐसा है तो सर्कल सर्कल में घूमेगा पार्टिकल, और उस मूविंग पार्टिकल इन ए सर्कल को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तो कब होता है सर्कुलर मोशन, कॉज क्या है सर्कुलर मोशन का, सर्कुलर मोशन कैसे स्टार्ट होगा। वो पार्टिकल है ऑफ मास m मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी सपोज v। हम चाहते हैं सर्कल में घूमे, इसकी वेलोसिटी v तो है और कांस्टेंट वेलोसिटी है सपोज, तो हम चाहते हैं कि सर्कल में घूमे। अगर मैं कहता हूँ एक्सेलरेट करवा रहे हैं, तुम लोग मुझे बताओगे कि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में, सॉरी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दो। मैं कह दूँ मुझे रिटार्डेशन करना है, तो तुम बता दोगे मुझे कि जो अपोजिट डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में फोर्स लगा दो। कब होगा सर्कुलर मोशन, तो कंडीशन तुम बता सकते हो कि सर्कुलर मोशन कब होगा। जब फोर्स परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर हो। पैराबोलिक कब होगा। पैराबोलिक, अब देखो डायरेक्शन चेंज सर्कल में बार बार डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, और डायरेक्शन चेंज होती रहेगी तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए इनर्शिया की हम बात करें, लॉ ऑफ इनर्शिया की डायरेक्शन चेंज करनी है तो फोर्स लगाना पड़ेगा मतलब। और सर्कुलर मोशन में कॉन्टिन्यूसली डायरेक्शन चेंज होती है। तो देखो किसी भी पॉइंट पर, किसी भी मोमेंट पर, किसी भी मोमेंट पर डायरेक्शन सेम नहीं रहती है, किसी भी डायरेक्शन पर, किसी मोमेंट पर डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज होती रहती है। कोई भी पॉइंट ले लो, इस पॉइंट पर देखें, इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, इसे जस्ट नेक्स्ट मोमेंट पर अगर पार्टिकल यहाँ पहुंच जाता है तो उसकी वेलोसिटी इस तरफ, वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ हो जाती है। यहाँ देखें तो इस तरफ है, मतलब डायरेक्शन तो फिक्स है ही नहीं, मतलब डायरेक्शन तो फिक्स है ही नहीं, ये वेलोसिटी वेक्टर है। देखिए वेलोसिटी किसी पॉइंट पर फिक्स नहीं है, और इस पॉइंट पर देखें तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी, इस पॉइंट पर देखें तो ये हो जाएगी। कॉन्टिन्यूसली डायरेक्शन चेंज होती रहती है, मतलब एक एक फोर्स हमें हमेशा चाहिए क्योंकि हमेशा डायरेक्शन चेंज करनी है, तो फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, है ना। तो फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, और ये फोर्स रिक्वायर्ड फोर्स है, डायरेक्शन चेंज करने के लिए चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये कुछ करेगा, ऐसा नहीं कुछ करेगा ये फोर्स रिक्वायर्ड फोर्स है टू चेंज द डायरेक्शन एट एवरी मोमेंट। और इसकी वेलोसिटी, ये इसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखें। चलो पहले बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स की इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, a force is a force force perpendicular to the direction of velocity
required at every moment. At, at every moment, हर टाइम चाहिए तुम्हें. अगर फोर्स नहीं होगा तो डायरेक्शन चाहिए. To change the perpendicular to velocity is required at every moment. किस लिए चाहिए तुम्हें? किस लिए चाहिए? यहाँ लिख देते हैं किस लिए चाहिए. To change the direction. लिख तो दिया perpendicular to direction होगा. To change the direction. Direction of velocity. तो फोर्स हमेशा चाहिए और फोर्स जो है वेलोसिटी के हमेशा ही परपेंडिकुलर होना चाहिए. अगर कभी ऐसे होता है कि तुम लोग देखते हो, तुम लोगों ने भी देखा था कुछ दिन पहले कि हम लोगों ने ये पढ़ा था, एक प्रोजेक्टाइल का केस था कि यहाँ से एक पार्टिकल ऑफ मास m is thrown in horizontal direction with speed u from height h from the ground. The trajectory of this particle is like a parabola, not a circle. Initially the direction of force mg is downward, and that is perpendicular to the direction of velocity. But at just next moment, when particle reaches this point with speed suppose v1, direction of velocity is tangential to the path, and mg is still downward, vertical downward direction. This angle is no more 90 degree. This angle is not equal to 90 degree. तो इनिशियली इट इज सर्कल. ये मोशन स्टार्ट करता है ना, तो ये सर्कुलर मोशन में होता है, नो डाउट. क्योंकि हमने लिखा है हर टाइम फोर्स होना चाहिए, एंड दैट फोर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑलवेज. जैसे नेक्स्ट मोमेंट पर पहुंचते हैं, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ और होती है. इसकी वेलोसिटी और mg आपस में परपेंडिकुलर नहीं रहते हैं, तो ये पाथ हम लोग बोलते हैं पैराबोला. वेलोसिटी and force are not perpendicular, then trajectory of the particle will be a parabola. If force and velocity are always perpendicular, that means it will be circular motion. If force and velocity are along the same line, either in the same direction or opposite direction, the trajectory of the particle will be a straight line. ये बातें समझ में आई? सर्कुलर मोशन कब होगा? सर्कुलर मोशन समझ में आया इतना? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद आते हैं हम लोग. ये था कि किस तरह से हम लोग अगर चाहें तो सर्कुलर मोशन में पार्टिकल को मूव करा सकते हैं कि इसका मोशन सर्कुलर. हमें पता लगा कि डायरेक्शन ऑफ, हम एक फोर्स अगर लगा दें, एक पार्टिकल इस तरह से मूविंग है विद स्पीड u, दिस कांस्टेंट स्पीड, नॉट वेलोसिटी तो कांस्टेंट रह नहीं सकती क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है. कांस्टेंट स्पीड, फोर्स हम लगा दें इस तरह से एट दिस मोमेंट द फोर्स एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर. तो ये पार्टिकल स्टार्ट होगा सर्कुलर मोशन में, और सिर्फ सर्कुलर मोशन में स्टार्ट नहीं करना है हम लोगों को, यह हमेशा सर्कल में रहना चाहिए. तो हमें क्या करना है, इस सर्कल में सपोज हमने कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर लिया कि ये हमेशा सर्कल में रहता है. तो उसकी वेलोसिटी सपोज इस साइड से पार्टिकल था, उसको इस साइड जाना था, हमने फोर्स इधर लगा दिया, तो उसका रिजल्टेंट पाथ तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये सर्कुलर मोशन है. इस पॉइंट पर जब वो आता है तो उसकी स्पीड u है, वो चेंज नहीं हुई है, पर इसका फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी होता है, ये 90 डिग्री. यहाँ पर आते हैं तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये हो जाती है, और फोर्स इज स्टिल परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दिस पॉइंट इज vertical upward direction, then force is perpendicular to the velocity. तो फोर्स हमेशा लगता रहता है. ऐसे फोर्स लगता नहीं है, एक मिसकंसेप्शन बहुत बड़ा रहता है बच्चों के दिमाग में कि ये लगता है.
ये तुमने लगाया है इसको घुमाने के लिए। दिस आर रिक्वायर्ड फोर्स, दिस आर रिक्वायर्ड फोर्स फॉर द पार्टिकल टू रोटेट इन अ सर्कल और टू मूव इन अ सर्कल। तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा वो ट्रांसलेटरी मोशन था, लीनियर मोशन था। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो सर्कुलर मोशन होगा। सर्कुलर मोशन में वो सारे पैरामीटर्स हमें फिर से कैलकुलेट करने हैं जो हमने पहले कैलकुलेट किए थे। ट्रांसलेटरी मोशन में सबसे पहले हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, फिर हमने पढ़ा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, और उसके बाद फोर्स। डायनामिक्स में आए तो फोर्स। तो हम इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, है ना। वो ट्रांसलेटरी मोशन था, उसको लीनियर मोशन भी हम लोग बोलते हैं। तो लीनियर मोशन में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, मैंने वहाँ मेंशन नहीं किया था बिकॉज बाय बाय डिफॉल्ट जब मेंशन नहीं किया जाता तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मेंशन करेंगे कि पार्टिकल सर्कल में तो यहाँ भी एक डिस्प्लेसमेंट होगा, पर ये पर्टिकुलर टाइप का डिस्प्लेसमेंट है। बाय डिफॉल्ट जो होता है लीनियर, वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हमें कैलकुलेट नहीं करना है। सर्कुलर मोशन में जो हम कैलकुलेट करते हैं वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, और उसके बाद एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है, उसकी भी बात करेंगे। उसके बाद फोर्स। ये 4-5 चीज़ें हमें पढ़नी है। उसके 2-4 क्वेश्चंस के डायनेमिक्स के बनेंगे जो तुम लोगों ने पहले पढ़ा है डायनेमिक्स, और जो भी डायनेमिक्स पहले आई थी उसमें कहीं भी सर्कुलर मोशन नहीं था। अब हम लोगों को इस चैप्टर में सर्कुलर मोशन की डायनेमिक्स पढ़नी है। उसके बाद वर्क पर एनर्जी भी आएगा इसमें लास्ट में। जिस सीक्वेंस में तुमने सारे चैप्टर पढ़े हैं उसी सीक्वेंस में मोशन फिर से हमें पढ़ना है। पिछली बार हमने पढ़ा था ट्रांसलेटरी मोशन, हर बार ट्रांसलेट था, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर था, प्रोजेक्टाइल था। इस बार एक पर्टिकुलर टाइप का मोशन हमें पढ़ना है, दैट इज सर्कुलर मोशन। उसके लिए हर चीज फिर से रिपीट करनी है। डिस्प्लेसमेंट डे 1 था, और वर्क फॉर एनर्जी जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था वो अब तक हमने पढ़ा है। लास्ट 1.5-2 महीने में जो पढ़ा है वो सारी चीजें हम अप्लाई करेंगे सर्कुलर मोशन के ऊपर। तो फर्स्ट टर्म जो आती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट टर्म इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखिए पार्टिकल सपोज पॉइंट ए पर है, ये पार्टिकल की पोजीशन ए है, और कुछ टाइम के बाद वो यहाँ पहुंच जाता है बी। तो ए से बी पर गया, उसने सेंटर पर कुछ एंगल सबटेंड किया, दिस एंगल इज डेल्टा थीटा। A particle is going from point A to point B and it is subtending an angle delta theta at the center of the circle. This delta theta is known as angular displacement. This delta theta, this delta theta is angular displacement. मतलब मैं कंसेप्ट को बिल्कुल वहां से उठा रहा हूँ 6-7 क्लास से। इसको एंगल बोलते हैं। जो एंगल सबटेंड किया है ना, ए से बी पर पार्टिकल गया तो उसने फिक्स पॉइंट, जो फिक्स पॉइंट था जहां से वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर रहता है सर्कल में, है ना, इक्वल डिस्टेंस पर रहता है हमेशा सी पॉइंट से। तो सी पॉइंट पर कितना एंगल सबटेंड किया है, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और हम लोगों ने 6-7 क्लास में पढ़ा था कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। जो फिक्स डिस्टेंस का रहता है फ्रॉम द सेंटर, इट इज आर, ये रेडियस है। पॉइंट ए टू पॉइंट बी अगर हम बात करें, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो पॉइंट ए टू पॉइंट बी डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ए बी आर्क, ए बी आर्क लेंथ, इसको बोलेंगे हम डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ए से बी के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये लीनियर बातें चल रही है, लीनियर है ये सब। ए बी उसको मैं लूंगा ए बी लाइन, और ए टू बी में एक लाइन ज्वाइन कर देता हूँ। ए बी लाइन जो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ है फ्रॉम ए टू बी। ए बी जो कर्व तुम्हें आर्क जो दिखाई दे रही है, दैट इज डिस्टेंस।
एंगल कितना होगा ये हमें पता है कि आर्क लेंथ, दिस इज आर्क लेंथ, this is arc length over radius. It means the delta theta, this delta theta is angular displacement is arc length AB over radius. For small displacement, AB arc is equal to AB line. अगर ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल ए बी के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, बहुत पास पास अगर ये पार्टिकल है, तो आर्क लेंथ और लाइन ए बी दोनों सेम होंगे, हम लोग बोल सकते हैं फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आर्क लेंथ इक्वल्स टू ए बी लिख सकते हैं डेल्टा थीटा, स्मॉल एंगल है डेल्टा थीटा इस ए बी लाइन, और ए बी जो है ये है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ए बी इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। मैं क्या करता हूँ, ए बी जो लाइन है, ए बी क्योंकि लीनियर डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारा, ए बी लाइन मैं इसको मान लेता हूँ कि ये डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स ए टू बी का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज डेल्टा एक्स, एंगल सबटेंडेड बाय द ए बी आर्क एट द सेंटर इज डेल्टा थीटा। डिफरेंशिएट इसको लिखते हैं डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी तुम लिखते हो उसको, इसमें कंडीशन होती है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इसको ऐसे लिख सकते हो तुम लोग dx by dt is equal to r d theta by dt। अच्छा ये देखो, ये एक रिलेशन आ गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, इसको लिख सकते हैं हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट is equal to r into radius into angular displacement। linear displacement is equal to radius into r, radius into angular displacement। इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो ये dx by dt is velocity, r d theta by dt is angular velocity, इसका सिंबल है ओमेगा। What is angular velocity? Very same, rate of change of angular displacement, rate of change of linear displacement is known as velocity, linear velocity, rate of change of angular displacement is known as angular velocity, that is v equals to r omega। Linear velocity is equal to r times of angular velocity, linear displacement is equal to the r times of angular displacement। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी समझ में आई क्या है, एंगुलर वेलोसिटी समझ में आई क्या है,
Yes, sir. Yes, sir. तो पार्टिकल सर्कल में रिवॉल्व करेगा, ये पार्टिकल सर्कल में रिवॉल्व करेगा तो उसका उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल क्या है, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल क्या है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है। Excuse me, sir. हाँ जी, सर ये जो सारे रिलेशंस है ये सर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए मतलब स्मॉल स्मॉल, चेंज हाँ, पर हम लोग ये सब वैलिड सब जगह होगा, ऐसा कोई केस आएगा नहीं, बिकॉज क्योंकि कोई भी डिस्प्लेसमेंट स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से ऐड होके ही बनता है, तो हम लोग उसको इन जनरल यूज करते हैं। ओके ऐसा तो सर। होगा नहीं कि एकदम से कोई भाग जाएगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। और अप्रोक्सीमेशन जो हम लोगों ने लिया है स्टार्टिंग में, वो हमने लिया था कि डेल्टा एक्स और डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज वेरी स्मॉल, तभी हम लिख पाया था कि ए बी आर्क इज इक्वल टू ए बी लाइन। चलिए ये चीज़ हमें कंफ्यूज नहीं करेगी, इसको इन जनरल लेके चलो, वो चीज़ मैटर नहीं करती। हम आते हैं आगे कि एंगुलर वेलोसिटी theta, angular displacement, angular velocity, and then angular acceleration. डायरेक्शन की बात भी कर लेते हैं। डायरेक्शन पता है क्या होती है? डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये पार्टिकल है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करता है। क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का मतलब होता है आउटवर्ड या इनवर्ड। क्लॉकवाइज मतलब होता है क्लॉकवाइज मतलब होता है इनवर्ड, inward and perpendicular to plane of circle. एंटी क्लॉकवाइज मतलब आउटवर्ड सर। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती, डायरेक्शन अगर पार्टिकल ऐसे घूम रहा होता, तो प्लेन ऑफ सर्कल अलोंग द एक्सिस भी लिख सकते हो तुम। अलोंग द एक्सिस, एक्सिस पता है ना कौन सा होता है? एक्सिस की बात करूं तो एक्सिस ऑफ सर्कल क्या होता है? ये सर्कल है, इसको बोलते हैं एक्सिस, जो सेंटर से जाए उसके परपेंडिकुलर हो, अब प्लेन के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर है, ये होता है एक्सिस। और ऐसा नहीं कि इस साइड होगा, ये बैकवर्ड मतलब बिल्कुल पास करता हुआ रहता है इससे, ये एक्सिस है। तो अलोंग द एक्सिस होगी डायरेक्शन हमेशा सर्कुलर मोशन में, आइदर इनवर्ड और आउटवर्ड। क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड, एंड एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज है। आउटवर्ड, आउटवर्ड सर।
Anti-clockwise है तो outward. Same outward, perpendicular to the plane along the axis. Direction of angular velocity. Direction of angular velocity is same as above. That means if particle is rotating or revolving in a clockwise direction is omega is clockwise for clockwise. It is perpendicular inward along the axis. For anti-clockwise, perpendicular होगी outward along the axis. सर ये आउटवर्ड इनवर्ड का क्या मतलब है? अंदर की तरफ बाहर की तरफ. आ जाएगा समझ में, 2 मिनट रुको, आएगा समझ में. देखिए एक पार्टिकल है, इस सर्कल में घूमता है, सेंटर ऑफ सर्कल है, और पार्टिकल की सपोज स्पीड जो है दैट इज u u u u ये भी u, ये भी सब u है. तो देखिए अगर यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाता है, मैं कहता हूँ कि ए टू बी अगर वो जाता है तो जो एंगल उसने कवर किया, एंगल उसने कवर किया है that angle is 90 degree. बी टू सी, बी टू डी, तो ये एंगल फिर से 90 डिग्री है, और डी टू सपोज ये ई पॉइंट है तो फिर ये फिर से 90 डिग्री है, ई टू फिर से 90 डिग्री है, क्योंकि इसकी स्पीड सेम है हर पॉइंट पर सेम है सर्कुलर मोशन में. तो ए टू बी, टाइम फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू टाइम फ्रॉम बी टू डी इज इक्वल टू टाइम फ्रॉम डी टू ई, एंड अगेन टाइम फ्रॉम डी टू अगेन एट ए. ये सारे सेम होंगे क्योंकि स्पीड सेम है, और स्पीड सेम है तो इक्वल टाइम, इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो फिर ये कैसी स्पीड है, कैसी स्पीड बोलेंगे? दिस इज कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, but not a constant linear velocity due to the change in direction.
ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन। अगर ऐसा है तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब ये भी तो होगा ना कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज जीरो। एंगुलर एक्सेलरेशन इज जीरो। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे? व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। मोशन किस टाइप का दिखाई देगा तुम लोगों को? यू, सपोज ये v1 है, ये v2 है, ये v1 v2 और फिर ये जो है v3। और मैं लिख देता हूँ कि u जो इनिशियल वेलोसिटी है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ u इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ v1 इज लेस देन, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है हर पॉइंट पर। v2 इज लेस देन मॉड ऑफ v3। तो वेलोसिटी जो इंक्रीज कर रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री होगा, फिर 90, फिर 90। दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ऑल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स आर सेम, बट टाइम फ्रॉम ए टू बी, टाइम फ्रॉम बी टू डी, टाइम फ्रॉम डी टू ई एंड टाइम फ्रॉम ई टू ए। क्या रिलेशन है इन सब में? क्या ये सब सेम है? कौन ग्रेटर है, कौन लेसर है? तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी पुट करा सकते हो यहाँ पर। साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या होगा? Sir, time from A to B is greater than time from B to D. ए टू बी, बिकॉज इसकी स्पीड स्लो है। ए टू बी इज बी टू डी इज ग्रेटर देन डी टू ई। स्पीड इंक्रीज करती जा रही है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि स्पीड वो बहुत धीरे धीरे स्टार्ट हुआ था और घूमना स्टार्ट किया, और जैसे जैसे घूमता रहा स्पीड बढ़ाता रहा आदमी। ये कुछ ऐसा मोशन है। इस केस में ये इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करता है। 90 डिग्री जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको कवर करने में उसको इक्वल अनइक्वल टाइम लगता है। तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी जो कैसी है? एंगुलर वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि अनइक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट है, इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है पार्टिकल। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। और अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। पता है तुम लोगों को? दिस इज अगेन डी ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा बाई डी टी। डायरेक्शन ऑफ अल्फा क्या होगी? बता सकते हो मुझे डायरेक्शन ऑफ अल्फा? towards the center. सेंटर क्या? Towards the center, मतलब perpendicular to velocity. अगर ऐसा था तो यहाँ पर फिर एक्सेलरेशन 0 कैसे हुआ?
ये 0 कैसे हो गया? यहाँ 0 कैसे हुआ? देखिए, वो जो फोर्स है ना, जिनको घुमाने के काम आता है, वो जो फोर्स है, वो फोर्स यहाँ पर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर रहा है, वो सिर्फ घुमा रहे हैं। घुमा तो रहा है वो, घुमा तो फर्स्ट केस में भी रहा है वो, फोर्स तो फर्स्ट केस में भी है। मैंने कहा था कि जब तक कोई फोर्स नहीं लगाएंगे डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो फोर्स तो फर्स्ट केस में भी है, फोर्स तो सेकंड केस में भी है, पर एंगुलर एक्सेलरेशन उस फोर्स की वजह से नहीं आता है जिससे तुम घुमा रहे हो। एंगुलर एक्सेलरेशन है आता है ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। और वो जो फोर्स तुमने लगाया वो क्या कर रहा है, वो क्या करता है, वो फोर्स में ऊपर लिखा था ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, मैं जब बाद में ये चीजें बताऊं। वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है, वो डायरेक्शन चेंज करता है। यहाँ लिखा था डायरेक्शन केस ऑफ सर्कुलर मोशन इफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज रिक्वायर्ड, और यहाँ लिखा हुआ है नीचे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ओनली लिख सकते हैं हम लोग, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ओनली। तो ये जो फोर्स हम लगाते हैं सेंटर की तरफ, ये परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी जो हम फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स डायरेक्शन चेंज करता है, वो फोर्स मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता है। और यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल लिया है तो मैंने कहा कि u इज लेस देन द मोड ऑफ v1 एंड मोड ऑफ v1 इज लेस देन मोड ऑफ v2। यहाँ पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है। समझ रहे हो बात, क्या चेंज हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर ऊपर देखो, ऊपर फर्स्ट केस में इसमें देखो, यहाँ मैग्नीट्यूड सेम है, u u u सब जगह सेम है। स्पीड की बात करें तो वेलोसिटी हालांकि चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, फोर्स लगा रहे हो तुम लोग, पर एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है। एंगुलर एक्सेलरेशन आता है जब पार्टिकल की स्पीड चेंज होती है, नॉट वेलोसिटी। और जब स्पीड चेंज होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन भी आएगा, दोनों चीजें आएंगी। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो फिर यहाँ यहाँ तुम लोगों को क्लियर हो जाता है, मैं इसको डिस्कस करता अलग से। अगर मैं कहता हूँ कि स्पीड कांस्टेंट, तो यहाँ तुम कंक्लूड कर सकते हो, अगर तुम लोगों ने यहाँ रोक ही दिया है मुझे, तो इसका मतलब है स्पीड कांस्टेंट, तो इसका मतलब हुआ if speed is constant तो हम लिख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या कहोगे, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में क्या कहोगे, इज आल्सो कांस्टेंट। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन उससे क्या कहोगे, 0. 0। In the second case the speed is not constant. If speed is not constant, this implies that एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होगी, वो भी वेरिएबल होगी। और एंगुलर एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। स्पीड से तुम पता लगाओगे ये चीजें, स्पीड से, नॉट वेलोसिटी। इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन वेलोसिटी कैन नेवर बी कांस्टेंट बिकॉज डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है। तो स्पीड चेंज, वो तो एक फोर्स तुम लगा ही रहे हो, वो फोर्स तो लग ही रहे, कौन सा फोर्स, टुवर्ड्स द सेंटर। इस बात को देखो, ध्यान से सुनो और अपने दिमाग में रखो, एक फोर्स तो लगाना ही है तुम लोगों को, और वो फोर्स तुम लगाओगे परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और वो फोर्स कभी भी स्पीड चेंज नहीं करेगा, वो फोर्स कभी भी एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं देगा, एंगुलर वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगा। अब तुम्हारी स्पीड भी चेंज हो रही है। अब स्पीड चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, स्पीड चेंज करने के लिए एक फोर्स तुम ऑलरेडी लगा रहे हो, वो तुम्हारी स्पीड चेंज कर नहीं रहा है, वो नहीं कर रहा है स्पीड चेंज। तो स्पीड चेंज करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बताओगे जरा मुझे। एक और फोर्स लगाना पड़ेगा, एक और फोर्स लगाना पड़ेगा टेंजेंशियल टू द वेलोसिटी, टेंजेंशियल टू द सर्कल।
मैं यहाँ लिखता हूँ उसको, और दिस फिनोमिना, फिनोमिना से मेरा मतलब है, फिनोमिना से मेरा मतलब है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से मेरा मतलब है स्पीड इज वेरिएबल और एंगुलर velocity is variable. For this phenomenon, a tangential force is also required. Tangential a tangential force required. ठीक है? For this phenomena, a tangential force is also required. This implies that tangential acceleration would be there. एक एक्सेलरेशन और आ गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसको लीनियर एक्सेलरेशन हम बोलेंगे। ये लीनियर, जो उसकी स्पीड की चेंज होने की वजह से आता है। एंगुलर वेलोसिटी की चेंज होने की वजह से आता है। तो ए टी बोलेंगे इसको। ए टी इज डी वी बाई डी टी, और ये वी के ऊपर वेक्टर नहीं लगा रहा हूं मैं, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हुआ इसलिए आया है। अल्फा इज डी ओमेगा बाई डी टी, और हमने ऊपर लिखा भी था ए टी, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, इज इक्वल टू आर अल्फा, आया था ये ऊपर, ए टी गोस टू आर अल्फा। इन दोनों में रिलेशन है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। ये बात समझ में आएगी इतनी? यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। इस टाइप ऑफ मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो जिसमें स्पीड चेंज होती रहे, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, u v1 v2 v3, u प्राइम v1 प्राइम v2 प्राइम v3 प्राइम। लिखता हूँ u mod of u is less than mod of v1 is less than mod of v2 is less than mod of v3।
here u prime is u prime mod of u prime is greater than v prime, v1 prime, sorry, v1 prime is greater than v2 prime is greater than v3 prime. इसका मतलब क्या हुआ, कैसा मोशन है ये, कैसा है forms of ये एक्सेलरेटेड मोशन है, ये रिटार्डेड है। एक्सेलरेटेड मोशन में डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होती है, डायरेक्शन along the direction of velocity. is same as डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। किसके लिए, फॉर लीनियर के लिए भी बात ठीक है, एज वेल एज फॉर एंगुलर। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है अगर मोशन एक्सेलरेटेड हो तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इन फर्स्ट केस वही है जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है, इन सेकंड केस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन यहाँ पे लिख देते हैं, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन is opposite to the direction of velocity। velocity कौन सी, अगर तुम लीनियर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो तो लीनियर वेलोसिटी के ऑपोजिट होगी, अगर तुम एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हो तो एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर एज वेल एज। तो मुझे बताओ डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इस केस में किधर होगी, किधर होगी, ये तो केस है फर्स्ट, इस केस में डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी किधर होगी, किधर कैसे घूम रहा है पार्टिकल, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन होती है इस प्लेन के जो प्लेन तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, इस प्लेन में सर्कल है, मतलब फोन के प्लेन में, लैपटॉप के प्लेन में सर्कल है तुम्हारे, इस प्लेन के परपेंडिकुलर फोन से बाहर आता हुआ दिखाई देगा कुछ, एक लाइन जो फोन से बाहर आ रही तुम्हारी तरफ वो है आउटवर्ड, उसको बोलता हूँ, एक फोन के अंदर जाए तो वो इनवर्ड। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज Outward. along the axis। एंगुलर एक्सेलरेशन की बताओ, Same outward along the axis. इसकी बात करें डायरेक्शन ऑफ लीनियर, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी चाहिए ना, मतलब डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, हमने उसी सेंस में इसकी वेलोसिटी मार्क की थी, आउटवर्ड अलोंग द एक्सिस। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन Opposite. Inward along the एंगुलर एक्सेलरेशन इनवर्ड अलोंग द एक्सिस। तो तुम्हें बातें समझ में आई कि सर्कुलर मोशन में भी तुम फोर्स लगा सकते हो अलोंग द वेलोसिटी, और वेलोसिटी हमेशा चेंज होती रहती है, तुम्हें एक फोर्स लगाना पड़ेगा जो हमेशा चेंज होता रहेगा अलोंग द वेलोसिटी, और एक तो लग ही रहे, उसकी बात मैंने अभी की नहीं है, वो भी अपनी 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 चीजें दिखाएगा, कल देखना उसको। आज मैं दोनों एक साथ नहीं बताया तुम लोगों को, अलग करके बता रहा हूँ मैं, क्योंकि दोनों अगर बताता तो मिक्सअप हो जाता सब कुछ, तुम कंफ्यूज हो जाते। मैं तो हर साल देखता हूँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या कर रहा है और वो क्या कर रहा है, उसकी बात अलग है।
इसको आगे नहीं बता रहा हूँ मैं, आगे उसकी कहानी स्टार्ट होती है ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। इसको मैं यहीं स्टॉप करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम इसको एक दो बार 3 बार रीड करो और 2 बार इसको लिख के देखो, ताकि कल जब मैं बताऊं तो तुम्हें ये चीजें बड़ी क्लियर हो कि कल क्या हुआ था, मतलब आज क्या हुआ है वो तुम्हें कल पता हो। तो सर ये तुम्हें आउटवर्ड इनवर्ड नहीं समझ आ रहा। इसमें क्या करना है, मतलब इसमें समझाने का मेरे पास है नहीं कुछ। क्लास में होते तो मैं पता है इशारे करके बताया था कि ये देखो ऐसे अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है। क्वेश्चन अंदर कैसे जाती है, अंदर जाता हुआ दिखाई नहीं देता कुछ भी, अंदर जाता हुआ दिखाई देता है कुछ कभी? सर तो इसमें तो एंगल ही चेंज हो रहा है ना, तो अंदर बाहर जा ही क्यों रहा है? मतलब मतलब एंगुलर अच्छा ठीक है, वो मैं बताता हूँ फिर क्या है। घर में कोई स्क्रू वगैरह कोई चीज है जो खुल जाती हो, पेच लगे हो जहाँ पर स्क्रू लगे हो, ऐसा कोई दिखाई दे रहा है कुछ भी? दिखाई दे रहा है कुछ आसपास? यस सर। क्या दिखाई दे रहा है? स्क्रू। स्क्रू। स्क्रू ड्राइवर लेके आओ, इसको क्लॉकवाइज घुमाना तो अंदर चला जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो बाहर आ जाएगा स्क्रू। एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। यस सर। होता है ऐसा, यस सर। यही उसकी डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज घुमा दो स्क्रू को तो बंद हो जाता है, बंद होते होते वो अंदर की तरफ जाता है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं स्क्रू को तो घूमता रहेगा एंटी क्लॉकवाइज और बाहर की तरफ आता रहेगा और खुलता रहेगा। तुम खोल दो चीजों को, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है, इन जनरल ये होता है। ठीक है, तो ये आउटवर्ड इनवर्ड का मतलब ये था कि ये अंदर की तरफ जाएगा और ये बाहर की तरफ आएगा। तो आज तुम्हें क्या करना है, देखो इस इन्फॉर्मेशन भी इसमें बहुत सारी, मैं लिखा भी बहुत ज़्यादा, आज मैथमेटिकल थोड़ा कम था और थोड़ा सेंसिटिव कंसेप्ट है और टाइम ऑलरेडी तुम्हारे पास कम है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास कंफ्यूज होने का टाइम भी नहीं है कि मैं उसको करेक्ट कर दूँ। 6 days एक जा चुका है। ऐसे होता नहीं था कि दोनों एक साथ मतलब कंबाइन करके दें, इस बार दोनों कंबाइन करके दिए तो ऑब्वियस है कि तुम्हें ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आज जाके इसको अच्छे से पढ़ लो, इसको लिख करके देखो ताकि कल कोई कंफ्यूजन ना हो। एक एक फोर्स है जो हमेशा लगा हुआ रहता है टुवर्ड्स सेंटर, वही घुमा रहा है इसको, उसकी आज हमने कोई बात नहीं की है। आज हमने देखा है कि या तो वो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है या वेरिएबल स्पीड से घूम रहा है। वेरिएबल स्पीड से अगर घूम रहा है तो फिर वो अलोंग द टेंजेंट उसके फोर्स लगाना पड़ेगा। फिर स्पीड वेरिएबल होगी, स्पीड वेरिएबल होगी तो एंगुलर वेलोसिटी वेरिएबल होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। और स्पीड वेरिएबल होगी तो जो फोर्स तुम लगा रहे हो ना अलोंग द टेंजेंट फोर्स लगा रहे हो तब वो स्पीड चेंज हो रही है। तो अलोंग द टेंजेंट अगर तुम फोर्स लगा रहे हो तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। ये बात भी आज ऐड हो चुकी है, अलोंग द टेंजेंट। कल मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, पहले एक आधा एग्जाम्पल इसके दूंगा, इसको पूरा रिवाइंड करने की कोशिश करूंगा 2 4 5 मिनट में। उसके बाद में मैं स्टार्ट करूंगा जो एक और फोर्स है जो पहली लाइन से स्टार्ट हुआ था, उसको हम इग्नोर करते हुए नीचे तक आ गए, इग्नोर करते हुए आए जा रहे हैं, उसको देख ही नहीं रहे बेचारे को। कल उसकी कहानी स्टार्ट करते हैं और जल्दी ही खत्म हो जाएगी उसकी कहानी भी। उसके बाद उसकी डायनामिक्स आएगी और डायनामिक्स में वर्क फॉर एनर्जी। तो 3 क्लास में हो जाता है कंप्लीट, 2 3 क्लास में डाउट्स। पर बात यह है कि थोड़ा सा मतलब डायरेक्शन वायरेक्शन और सब कुछ ना एक नया मोशन है तुम्हारे लिए ये, तो तुम कंफ्यूज बहुत होते हो। इसलिए मैंने मतलब बहुत सेपरेट सेपरेट करके कोशिश की है कि आज तुम्हें सिर्फ एक ही कंसेप्ट बताऊं और एक ही बताया। इसको अच्छे से अपने दिमाग में बैठाओ, लिख करके देखो, याद भी कर लो उसको, लिख के भी देखो। उसके बाद कल की चीज़ लिंक करना, आज की चीज़ भी समझ में आएगी, कल दोबारा से मैं रिवाइंड करूंगा जब, और कल की चीज़ इन दोनों को लिंक भी करना है आपस में और फिर देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, अभी मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ, कल मिलते हैं सेम टाइम पर। थैंक यू सर। ओके। Thank you, sir.